हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मसल. आज का ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी मुश्किल टॉपिक है. तो जो टॉपिक्स मुश्किल होते हैं उन्हें सीखने का मज़ा ज़्यादा होता है बिकॉज उनके अंदर से हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जिनसे हमें खुशी मिलती है कि आज हमने कुछ अच्छा सीखा है. तो मेरी ये कोशिश रहेगी स्टूडेंट्स, आपको ये जो टॉपिक है काफ़ी अच्छे से कराऊं और इसके अंदर मैंने काफ़ी मेहनत की है आपको चीज़ें समझाने के लिए. अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं मसल के माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में. मसल्स की कितनी लेयर्स होती हैं और आपने बहुत बार देखा भी होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग टू मसल्स की लेयर्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मसल की लेयर किस तरह से होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं और कौन सी मसल की लेयर पहले आती है और कौन सी बाद में आती है. तो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. देन ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर है इसके ख़त्म होने के जस्ट बाद हम कवर करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये जो दो टॉपिक हैं आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा बिकॉज इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मसल के माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में और इसके अंदर हम मसल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये दोनों कवर करेंगे. हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं मसल के साइज, शेप एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरह से, दैट मीन्स फिजियोलॉजी क्या होती है मसल की. फिजियोलॉजी मीन्स किस तरह से वो फंक्शनिंग करती है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, किस तरह से मस्कुलर जंक्शंस बनते हैं. ये सभी कुछ आज हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं. ये टॉपिक आपका नेट एग्ज़ाम, बाकी फिजिकल एजुकेशन के सभी एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी लेवल के हैं या पीजीटी लेवल के, हम बेसिक से एडवांस दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे. ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा. स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप लर्न करते चलिएगा. इस टॉपिक को माइक्रो स्ट्रक्चर इसीलिए बोला गया है बिकॉज इस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्ट सीन नहीं कर सकते. मसल को जब बाइसेक्ट किया जाता है, यानी मसल को जब बीच में से काट दिया जाता है, तो उस टाइम पर उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट या फिर मटेरियल होता है. उसे बोला जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मसल, जिसे हम डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है. देन इसके अंदर हम कवर करेंगे मसल्स की लेयर्स के बारे में, मसल के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, कितने प्रोटीन्स पाए जाते हैं, या फिर मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है. ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स के लिए. बेसिकली मसल माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मली जो मसल का स्ट्रक्चर होता है उसके इंटरनल पार्ट से भी उसके बिल्कुल इंटरनल पार्ट की आज बात की जाएगी. बेसिकली मसल का फंक्शन क्या होता है, याद रखिएगा. मसल का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द फोर्स, फोर्स को प्रोड्यूस करना. इतना क्लियर हो जाता है. नाउ इसके बाद फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो समझिएगा स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है. राइट. स्टिमुलस के बाद ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है. मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट. देन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके बाद होता है एक्शन, यानी उसके बाद होता है प्रोडक्शन ऑफ फोर्स. बेसिकली कुछ इस तरीके से प्रोसेस जो है वो चलता है. बेसिकली आज पहले बात होगी स्ट्रक्चर की. उस स्ट्रक्चर की वजह से किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है वो भी आज हम पढ़ेंगे. ये भी आज हम पढ़ेंगे किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स भी होती है और एक्शन परफॉर्म करती है. तो अगर सबसे पहले अगर मसल के स्ट्रक्चर की बात करें तो मसल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. देखिए, मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. यहाँ पर देखिएगा, इट इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ फ्लैश. एक मांस के टुकड़े जैसा ये दिखाई देता है जब हम इसको बीच में से काट देते हैं. सो दिस इज द बोन. सिंपल, ये दिखाई दे रही है, ये है बोन. ये बोन होती है. देन
ये मसल है और ये इसके बीच में जो वाइट कलर की जो आप ये चीज देख रहे हो ये है टेंडन। द अटैचमेंट बिटवीन मसल एंड बोन, बोन और मसल के बीच में जो अटैचमेंट होती है उसे बोला जाता है टेंडन, या फिर आप साफ शब्दों में बोल सकते हैं मसल को जो बोन से कनेक्ट करता है उसे बोला जाता है टेंडन। अब एक और बताइएगा, जो बोन को बोन के साथ जोड़े रखता है, कनेक्ट करता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है, उसे लिगामेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स इज कॉल्ड लिगामेंट, और जो बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है, अटैचमेंट बिटवीन मसल एंड बोन इज कॉल्ड टेंडन। ये याद रखिएगा इनका डिफरेंस। अब यहाँ पर मसल को जो बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं टेंडन। नाउ अगर बात की जाएगी अपर लेयर की, मसल की जो अपर लेयर होती है उसे क्या बुलाया जाता है? दिस इज द अपर लेयर ऑफ द मसल विच इज नोन एज एपीमाइजियम। याद रखिएगा, अपर लेयर जो मसल की होती है उसे बोला जाता है एपीमाइजियम। इनके नेम्स याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन्हीं में से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जो मसल की आउटर लेयर है उसका नाम है एपीमाइजियम। जैसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इसीलिए हर चीज़ को या तो आप नोट डाउन करिएगा या फिर साथ के साथ इमेज की हेल्प से आप इसे समझिएगा। अब एपीमाइजियम के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्लू कलर की आपको यहाँ पर एक आउटलाइन दिखाई दे रही होगी, दिख रही है? ये रही। ये ब्लू कलर की जो आउटलाइन होती है इसको कहा जाता है फेसिकल। याद रखिएगा, ये जो ब्लू कलर की आउटलाइन है इसे बोला जाता है फेसिकल। नाउ अगर फेसिकल के मीनिंग की यहाँ पर बात की जाए कि फेसिकल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर्स के ग्रुप को बोला जाता है फेसिकल। नाउ व्हाट इज मसल फाइबर, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मसल फाइबर्स क्या होते हैं? मसल फाइबर इज मसल सेल। मसल फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं मसल के सेल्स, या फिर इनको मायोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये जो आपको आउटलाइन दिख रही है फेसिकल्स की, इस आउटलाइन को बोला जाता है पेरीमाइजियम। याद रखिएगा, पेरीमाइजियम होती है फेसिकल्स की आउटर लेयर। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो ब्लू लाइन है इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो इसके चारों तरफ, इसके जो अराउंड जो एक लेयर है उसका नाम होता है पेरीमाइजियम। अब फेसिकल्स के अंदर भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, अगर इसमें से हम एक स्ट्रक्चर बाहर निकाल लें, जैसे कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है, तो उसे बोला जाता है क्या? अभी आपको बताया था, मसल फाइबर, या फिर मसल्स के जो सेल होते हैं इन्हीं को बुलाया जाता है मसल फाइबर। फेसिकल्स के अंदर से अगर हम एक स्टिक बाहर निकाल लें, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? स्टिक की तरह। इनकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम इन्हें एक स्टिक के रूप में मान लेते हैं। अगर हम फेसिकुलाई की एक स्टिक बाहर निकाल लें तो इसे बोला जाता है मसल फाइबर्स। अब मसल फाइबर के जो चारों ओर जो आउटर लेयर है, मसल फाइबर की जो ये आउटर लेयर है, इसका नाम होता है एंडोमाइसियम। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम। मसल फाइबर की जो ये आउटर लेयर है इसका नाम है एंडोमाइसियम। तो बेसिकली अगर मसल की आउटर लेयर की बात की जाए तो क्या बोला जाता है? अभी बताया था, एपीमाइसियम। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक बंडल है। अगर इसके अंदर से हम इस पूरे बंडल को निकाल लें तो इसकी जो आउटलाइन होती है इसको बोला जाता है पेरीमाइसियम। और इसके अंदर क्या है? मसल फाइबर्स इसके अंदर हैं। अगर हम उन मसल फाइबर में से एक स्टिक बाहर निकाल लें तो मसल फाइबर की उस आउटलाइन को बोला जाता है एंडोमाइसियम। तो इसे याद रखिएगा। तो बेसिकली वी आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर इन अ मसल। मसल की आउटर लेयर होती है एपीमाइजियम, फेसिकुलाई की आउटर लेयर होती है पेरीमाइजियम, और फेसिकुलाई के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर को अगर हम बाहर निकाल लें, किसी एक मसल फाइबर को, तो उसकी आउटलाइन होती है एंडोमाइसियम। यह आप याद रखिएगा,
इन्हें मैं बार बार इसीलिए समझा रही हूँ बिकॉज ये एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर हमेशा इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इसे बार बार समझिएगा और हो सके तो इसका डायग्राम बना के देखिएगा ताकि आप और अच्छे से इसे समझ पाएं। आई होप ये आपका काफ़ी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब ये जो मसल होती है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड की वेसल्स होती हैं। ब्लड की वेसल्स क्यों होती हैं? बिकॉज ये स्ट्रक्चर है मसल का। कौन सी मसल्स का? स्केलेटल मसल्स का, जिनके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे ब्लड सप्लाई की नीड होती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं ताकि मसल के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। तो इस तरीके से ये था मसल का स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फंक्शन करता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। स्केलेटल मसल आर शीथेड बाय टफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एपिमाइजियम। जो आपको बताया था, जो आउटर लेयर होती है मसल की, जो एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, उसे बोला जाता है एपिमाइजियम। It is also protect muscles from friction against other muscles and bones. जो आउटर लेयर है इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द मसल फ्रॉम द आउटर शॉक, आउटर फोर्स, ताकि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो और इंजरी के चांसेस ना हो। अब विदिन द एपिमाइजियम आर मल्टीपल बंडल्स कॉल्ड फेसिकल्स। आप देख सकते हैं उसी एपिमाइजियम के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं और जिसका नाम होता है फेसिकल्स। उस बंडल का नाम होता है फेसिकल्स। और इस फेसिकल्स के अंदर, इस बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और ये जो बंडल होता है फेसिकल्स का, इसकी आउटर लेयर होती है पेरीमाइजियम और जो मसल फाइबर हैं इनके अंदर उसकी आउटर लेयर होती है एंडोमाइसियम। नेक्स्ट इज अ मसल फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलीमा। अब ये लाइन ध्यान से समझिएगा कि सार्कोलीमा किसे कहा गया है। अब मसल फाइबर के जो सराउंडेड यानी चारों तरफ की जो लेयर है उसका नाम होता है एंडोमाइसियम, लेकिन जो मसल फाइबर है उसकी जो इंटरनल, जो अंदर की लेयर है, उसका नाम होता है सार्कोलीमा। एंड साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, हम मसल के काफ़ी अंदर की बात कर रहे हैं। जो मसल फाइबर होता है, आपको पता है मसल फाइबर क्या होते हैं? मसल के सेल्स को ही मसल फाइबर्स कहा जाता है। आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगर बात की जाए एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, तो एनिमल सेल की आउटर लेयर को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा। अब मसल के अंदर भी यही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो मसल के सेल्स होते हैं जिन्हें मसल फाइबर कहा जाता है, उनके अंदर भी यही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इनके फंक्शंस भी सेम होते हैं लेकिन इनके नाम अलग हो जाते हैं। वो किस तरह से यहाँ पर देखिएगा। जैसे एनिमल सेल की मेम्ब्रेन का नाम है सेल मेम्ब्रेन, तो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होगी उसका नाम होता है सार्कोलीमा। जो मसल की जो लेयर होगी उसे मसल सेल की जो लेयर होगी उसे बोला जाएगा सार्कोलीमा, और उस सार्कोलीमा के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा मसल सेल के अंदर उसे बोला जाएगा सार्कोप्लाज्म। लेकिन जो एनिमल सेल है उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म, लेकिन मसल फाइबर मसल सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोमाइसियम एंड सार्कोलीमा। अब हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मसल्स, मसल की कितनी लेयर्स होती हैं? तो 3 लेयर्स आर देयर। 3 लेयर होती है मसल की। सबसे बाहरी जो आउटर लेयर है उसे बोला जाता है एपिमाइजियम, उसके बाद पेरीमाइजियम, और जो इनर लेयर होती है मसल की उसे बोला जाता है एंडोमाइसियम। उसके बाद यानी एंडोमाइसियम के बाद शुरू हो जाता है मसल सेल। तो मसल सेल के आउटर लेयर को बोला जाता है सार्कोलीमा।
इतना क्लियर हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से पूरी मसल का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है। अब जितना कुछ हमने पढ़ा है उसके भी और अंदर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा था फेसिकल। फेसिकल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर, या जिन्हें मसल सेल्स भी बोला जाता है, या फिर मायोसाइट भी इन्हें कहा जा सकता है। अब मसल फाइबर के भी अंदर क्या होता है, अब मसल फाइबर के अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर मसल फाइबर्स का। कुछ इस तरीके से मसल फाइबर जो है वो दिखाई देता है। मसल फाइबर जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। दिस इज द मसल फाइबर। मसल फाइबर्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पर कुछ एक डार्क बैंड और कुछ एक लाइट बैंड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। दिस इज द डार्क बैंड्स एंड दिस इज द लाइट बैंड जो इनके बीच में है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, दिस इज डार्क बैंड एंड दिस इज लाइट बैंड। बेसिकली जो ये लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं इन्हें एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। ये देखिए, एक्टिन जो होते हैं उन्हें लाइट बैंड्स कहा जाता है और जो मायोसिन होते हैं उन्हें डार्क बैंड कहा जाता है। जो एक्टिन होता है, जो लाइट बैंड है, उसे आई से डिनोट किया जाता है, और जो मायोसिन होता है जो कि डार्क बैंड्स हैं उन्हें ए से डिनोट किया जाता है, ए बैंड से डिनोट किया जाता है। अब एक चीज़ और है, जो एक्टिन होते हैं ये लाइट बैंड है जिन्हें आई बैंड का नाम दिया जाता है, और इसके साथ साथ ये थिन यानी ये पतले बैंड होते हैं। उसके बाद जो मायोसिन होता है इसे डार्क बैंड या फिर ए बैंड का नाम दिया जाता है, और इसके साथ साथ ये बैंड्स थिकर होते हैं यानी ये थोड़े मोटे होते हैं साइज में। तो जो एक्टिन होते हैं ये थिन फिलामेंट होते हैं, और जो मायोसिन होते हैं मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। ये चीज़ें इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो मसल फाइबर का ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस भी इसके अंदर होता है। अब जो मसल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की कौन सी? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल या फिर कार्डिक मसल। इन 3 तरह की मसल्स होती हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है स्मूथ मसल, और तीसरी तरह की मसल होती है कार्डिक मसल जो हमारे हार्ट में पाई जाती है। तो जो न्यूक्लियस होता है स्केलेटल मसल के अंदर, बिकॉज ये स्ट्रक्चर हम किस चीज़ का देख रहे हैं, स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल के अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इसीलिए ये देखिए मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब मसल फाइबर के अंदर देखिए, ये देखिए राउंड राउंड ये आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है मायोफिब्रिल। याद रखिएगा, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे होते हैं मायोफिब्रिल। सो मायोफिब्रिल बहुत सारे होते हैं किसके अंदर? मायोफाइबर्स के अंदर या फिर मायो सेल्स के अंदर या मसल सेल्स के अंदर। अब मसल फाइबर के अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ द पावर। ये क्या होता है? और कैसे पावर हाउस इसे बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस के अंदर एरोबिक केमिकल रिएक्शंस अलग होती हैं और एनारोबिक केमिकल रिएक्शंस अलग होती हैं। बेसिकली जितनी भी एरोबिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं एनर्जी सिस्टम के चैप्टर के अंदर। आपने वहाँ पर पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं एरोबिक केमिकल रिएक्शंस, और जो साइटोसोल होता है उसके अंदर होती है एनारोबिक केमिकल रिएक्शन। अब इसके अंदर प्रेजेंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होती हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है, देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। एक होता है स्लो ट्विच और एक होता है फास्ट ट्विच। अब आप खुद बताइएगा कि स्लो ट्विच फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे या फिर फास्ट ट्विच फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। सो आंसर इज स्लो ट्विच फाइबर्स, बिकॉज स्लो ट्विच फाइबर्स के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनके अंदर धीरे धीरे रनिंग होती है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशंस की रनिंग होती है,
जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, बिकॉज एक लंबे टाइम के लिए एनर्जी की वहाँ पर नीड होती है, इसीलिए स्लो ट्विच फाइबर्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। अब ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये ऊपर वाली लेयर है एंडोमाइसियम, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये है सार्कोलीमा, जो हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल है, जो अभी हमने पढ़ा है। अब हमें इसके भी अंदर के पॉइंट्स को कवर करना है। अब यहाँ से एक स्टिक हम ले लेते हैं, यानी एक मायोफिब्रिल यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये है मायोफिब्रिल। इसके अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका नेट एग्ज़ाम हो या फिर NVS KVS या DSSB या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, मसल्स फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं और उस मायोफिब्रिल को हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इसके स्ट्रक्चर को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो बेसिकली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है मायोफिब्रिल के अंदर। आपको पता होता है कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मायोफिब्रिल के अंदर। यहाँ से अब आप एक चीज़ समझिएगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर स्लाइड ओवर होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। वही चीज़ यहाँ पर की जा रही है। जैसे ही स्टिमुलस रीच करता है, स्टिमुलस रीच होने के बाद एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर स्लाइड ओवर होते हैं। स्लाइड ओवर होने की वजह से ये जो एरिया आपको दिख रहा है मायोफिब्रिल का, ये एरिया कैसा हो जाता है, ये एरिया क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर एक्टिविटी हो पाती है। तो याद रखिएगा, ये जो मायोफिब्रिल का एरिया है ये शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ होती हैं। अब उसी चीज़ को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हम समझेंगे कि किस तरह से एक्टिविटी होती है और किस तरह से ये छोटा हो जाता है। अब ये जो सुंदर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, आइए इसे जानते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें है Z लाइन। आपको यहाँ पर Z डिस्क लिखा दिख रहा है, लेकिन इसे बोलते हैं Z लाइन। याद रखिएगा, इसे Z लाइन नहीं बोलते, इसे Z लाइन बोला जाता है। ये जिगजैग लाइन होती है, इसे Z लाइन बोला जाता है। और यहाँ पर दिख रहा है सार्कोमेयर। नाउ व्हाट इज सार्कोमेयर? सार्कोमेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू Z लाइन। दो Z लाइनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे ही बोला जाता है सार्कोमेयर। ये चीज़ें आप साथ में लिखते जाओ और समझते जाओ, क्योंकि बाद में इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो भाई क्या है ये सार्कोमेयर? दो Z लाइन के बीच का डिस्टेंस कहलाता है सार्कोमेयर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है H जोन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है एक्टिन फिलामेंट, जिन्हें आई बैंड कहा जाता है या फिर थिन फिलामेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये है ए बैंड। ए बैंड मीन्स मायोसिन या फिर थिक फिलामेंट भी इन्हें बोला जाता है। अब ये देखिए, मायोसिन कहाँ होता है? ये होता है Z लाइन के यहाँ पर बीचों बीच, ये देखिए। और एक्टिन कहाँ पर है? एक्टिन इज कनेक्टेड विद द Z लाइन। जो एक्टिन होते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा Z लाइन से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जो ए बैंड जो मायोसिन होते हैं वो इनसे कभी भी कनेक्ट नहीं होते। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा कि एक्टिन जो होते हैं, एक्टिन इज कनेक्टेड विद द Z लाइन्स, लेकिन जो मायोसिन होते हैं वो बीच में फ्लोटिंग पोजीशन में हैं, यानी वो तैर रहे हैं। नाउ जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब भी स्टिमुलस मिलती है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके बाद एक्टिन मूव होते हैं, लेकिन मायोसिन मूव नहीं होते। ओनली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन मूव्स बट मायोसिन डू नॉट मूव। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, हमेशा एक्टिन मूव करते हैं, मायोसिन अपनी जगह पर रहते हैं।
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। जो मायोसिन होते हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं। यहाँ पर जो एक्टिन होते हैं उनका कनेक्शन होता है जी लाइन के साथ। जैसे ही स्टिमुलस रीच करता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ये जी लाइन होती है ये एक दूसरे के पास आती हैं। जैसे ही जी लाइन एक दूसरे के पास आएंगी तो जो एक्टिन होगा वो भी स्लाइड ओवर हो जाएगा मायोसिन से। तो इस तरीके से जो मायोसिन होगा वो स्टेबल रहता है, जो एक्टिन होगा वो स्लाइड ओवर होगा मायोसिन के ऊपर से। आप कुछ इस स्ट्रक्चर में अच्छे से देखिए और इसे ध्यान से समझिएगा कि जो एक्टिन होते हैं वो हमेशा जी लाइन से कनेक्ट रहते हैं और वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर होते रहते हैं। जो मायोसिन है वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, एच जोन। यहाँ पर देखिए जो मायोसिन होते हैं वो हवा में नहीं तैरते, वो कनेक्ट होते हैं एम लाइन से। ये जो यहाँ पर 3 लाइंस आप देख रहे हैं ये एक ही लाइन है, इसका नाम है एम लाइन। ये क्या करती हैं, ये मायोसिन को कनेक्ट करती हैं। वो हवा में नहीं तैरते, वो कनेक्ट रहते हैं एम लाइन से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है एच जोन। एच जोन क्या होता है? एच जोन इज द स्पेस बिटवीन 2 एक्टिन्स। एक्टिन के ये बीचों बीच होता है। सो एच जोन किसे बोला जाता है? ये 2 एक्टिन्स के बीच का स्पेस होता है, इसे ही एच जोन बोला जाता है। नाउ जैसे ही स्टिमुलस रीच करेगा तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जी लाइंस हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगी। जैसे ही जी लाइन क्लोज आएंगी तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर होंगे, और जैसे ही एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर होंगे वैसे ही जो ये एच जोन होता है ये डिसअपेयर हो जाता है। तो याद रखिएगा, डिसअपेयर होता है एच जोन। ये जो बीच का गैप होता है ये खत्म हो जाता है। और जैसे ही एच जोन डिसअपेयर होगा, याद रखिएगा, वैसे ही फुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब आप याद रखिएगा, जैसे ही फुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसके बाद एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर बीच में गैप नहीं रहा है। एच जोन अगर बीच से हट जाता है तो वहाँ पर 1% भी गैप नहीं रहता एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसीलिए जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन होगा ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। नाउ अब नीचे पढ़ लेते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये देखिए, S4 सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होती है? 2 जी लाइन के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे ही बोला जाता है सार्कोमेयर। एंड व्हाट इज सार्कोमेयर? सार्कोमेयर क्या होती है? यूनिट ऑफ मसल फंक्शन या फिर फंक्शनल यूनिट भी से बोला जाता है। सार्कोमेयर के ये नाम होते हैं एंड यूनिट ऑफ मसल फंक्शन भी से बोला जाता है। उसके बाद ए बैंड जो है, ए बैंड किसे बोला गया है? मायोसिन को ए बैंड बोला जाता है और ये थिकर बैंड होते हैं। ए बैंड का मतलब है रीजन ऑफ मायोसिन, आई बैंड का मतलब है रीजन ऑफ एक्टिन, एच जोन रीजन ऑफ जस्ट मायोसिन। ये मायोसिन के ऊपर होता है लेकिन मायोसिन से अटैच नहीं होता, याद रखिएगा। और एच जोन अलग होता है और एम लाइन अलग होती है, ये आप याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज जेड लाइन यानी जी लाइन? जी लाइन क्या है? सार्कोमेयर बाउंड्रीज जो होती हैं उन्हें बोला जाता है जी लाइन्स। सो ये जो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। जैसे कि एक जी लाइन से दूसरे जी लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है सार्कोमेयर, देन उसके बाद नेक्स्ट सार्कोमेयर स्टार्ट हो जाती है एक जी लाइन से अगली जी लाइन तक। ये इसी तरह कंटिन्यू मैनर में रहते हैं। हमें एक ही स्ट्रक्चर को पढ़ना है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने सिर्फ इस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली है। बाकी जो आगे का स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम ही रहता है मायोफिब्रिल्स के अंदर। नाउ इसके ऊपर आप कुछ ये देख सकते हैं, ये है येलो येलो पार्ट। ये क्या है? जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका सेम वही फंक्शन होता है जो एनिमल सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अगर आपने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, एनिमल सेल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। एनिमल सेल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बीच में होता है न्यूक्लियस और यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है।
बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके दो मेन फंक्शंस होते हैं, टू स्टोर्स कैल्शियम आयंस, यानी जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मसल के अंदर, मसल यानी मायोफिब्रिल के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम कवर कर रहे हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शनिंग क्या होती है। सबसे पहला फंक्शन, इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या रहता है, टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। बेसिकली ये दो मेन फंक्शन होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के या फिर एनिमल सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये मेन दो फंक्शंस होते हैं। मसल फाइबर के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से ये रिलेट करता रहता है। इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स को पूरे इस मायोफिब्रिल के अंदर पहुंचा देता है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को पूरे इस मसल फिब्रिल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद ये जो लिखा हुआ पोर्शन है ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। नाउ अब हम इसी स्ट्रक्चर के अंदर और अंदर डीपली पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं मायोफिलामेंट्स के बारे में। मायोफिलामेंट्स दो होते हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा मसल जो बोन से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ टेंडन की हेल्प से। देन अगर मसल के स्ट्रक्चर को बीच में से काट दिया जाए, बाइसेक्ट कर दिया जाए, तो उसके अंदर हम देखते हैं उसके अंदर होते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ फेसिकल्स के बाद आया मसल फाइबर के बाद वहाँ से एक पोर्शन हमने निकाला, उसे बोलते हैं मायोफिब्रिल। देन मायोफिब्रिल के बाद आया मायोफिलामेंट्स। जो मायोफिलामेंट्स होते हैं वो दो एरियाज में डिवाइड हैं, एक्टिन और मायोसिन में। ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप ये बोलोगे कि एच जोन कहाँ गया, एम जोन कहाँ गया, जी लाइंस कहाँ गई, तो यहाँ पर समझिएगा स्टूडेंट्स, जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उसी के ये सभी पार्ट होते हैं। एच जोन, एम जोन, ए बैंड, आई बैंड, ये सभी पार्ट होते हैं मायोफिब्रिल का। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट के बारे में। अब ये देखिए, ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर होता है थिक फिलामेंट का, जो कि डार्क बैंड्स होते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन और येलो कलर का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये है थिन फिलामेंट्स, जिन्हें लाइट बैंड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये लाइट होते हैं इन अ कलर, इन अ शेप। लेकिन जो थिक बैंड्स होते हैं वो थोड़े से डार्क होते हैं। ये देखिए, इस इमेज के अंदर भी आप आसानी से समझ पाएंगे। ये जो पर्पल स्ट्रक्चर है ये है मायोसिन, और ये जो येलो और ग्रीन स्ट्रक्चर है ये होते हैं एक्टिन। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखिए। पहले हम लोग बात करते हैं मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्ट्रक्चर है मायोसिन का। अब सपोज कीजिए ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है बर्ड्स की तरह, BUDS, बर्ड्स की तरह, यानी पेटल्स की तरह ये दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स जब फूल किसी टहनी पे से निकलना शुरू होता है, ये कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, इसे बोला जाता है हेड, यानी मायोसिन हेड। ये है मायोसिन का हेड। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो मायोसिन हेड होता है वो क्या होता है। मायोसिन हेड्स आर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। ये एक्टिन को बाइंड करने की साइट्स होती हैं, यानी यहाँ पर एक्टिन आकर बाइंड होते हैं या फिर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। यानी एक्टिन का एक पार्ट और मायोसिन का एक पार्ट आपस में आकर यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। यही एरिया, यही हेड होता है मायोसिन का, जहाँ पर ये दोनों बाइंडिंग साइट बनाते हैं। जो एक्टिन होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जहाँ पर मायोसिन का जो ये हेड होगा वो जाकर चिपक जाएगा या फिर कनेक्ट हो जाएगा और उस एरिया को वहाँ पर ब्लॉक कर देता है। ये देखिए, एक्टिन के अंदर जो आप ये होल्स देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर आकर चिपकते हैं मायोसिन हेड्स। अब
अभी जो ये होल्स हैं, ये सुराख हैं, ये कवर है। क्यों कवर है? बिकॉज अब तक इनकी जो कंडीशन है वो है पोलराइजेशन की, यानी यहाँ पर अब तक स्टिमुलस नहीं पहुंचा है, इसीलिए ये जो होल्स हैं ये अभी बंद है। जो पोलराइजेशन होता है उसे रिलैक्सिंग स्टेट भी बोला जाता है, बिकॉज अब तक वहाँ पर कोई भी स्टिमुलस नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब तक एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं। अब अगर एक्टिविटी होगी यानी स्टिमुलस पहुंचेगा तो यहाँ पर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ से हट जाएगा, होल्स ओपन हो जाएंगे और मायोसिन हेड्स यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे या वहाँ पर चिपक जाएंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो एटीपी जो होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो एक्चुअली वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो स्टोर होता है मसल्स के अंदर, जो पर्टिकुलर एरिया है यानी मायोसिन हेड के अंदर वो स्टोर रहता है। अब बात करते हैं एक्टिन के बारे में। नाउ एक्टिन के ये दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन। याद रखिएगा, एक होता है ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। अब ये जो ट्रोपोनिन है ये देखिए कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये होता है ट्रोपोनिन। ये जो यहाँ पर कहीं कहीं पर सर्कल देख रहे हैं ये होता है ट्रोपोनिन। ये क्या करता है? ये एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन से उसे ब्लॉक करके रखता है जब तक यहाँ पर स्टिमुलस नहीं पहुँच पाता। दैट मीन्स इनका फंक्शन है टू ब्लॉक द होल्स ऑफ द एक्टिन, और कैन से टू ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन। बिकॉज अगर बाइंडिंग की बात की जाएगी तो वो एक्टिन के ऊपर बाइंड करते हैं। और ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये है ट्रोपोमायोसिन। नाउ यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मसल्स के बारे में, फेसिकल्स के बारे में, इनकी लेयर्स के बारे में, उसके बाद भी हमने और डीप इसका माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। आई होप मसल का जो ये स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मसल का जो ये माइक्रो स्ट्रक्चर है किस तरह से फंक्शनिंग करता है, यानी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, जो कि आपके नेट एग्ज़ाम या फिर जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी रहेगा। इसीलिए इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और खुद से नोट डाउन कीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपकी क्लियर हो चुकी है। Thank you so much students for watching video.